हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आई होप कि आप सब मस्त होंगे, दोस्त होंगे एंड स्वस्थ होंगे। तो आज का टॉपिक है विजयनगर साम्राज्य। तो आज हम बतलाने वाले हैं विजयनगर साम्राज्य के बारे में। तो हमारे साथ वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि आज हम पूरे कॉन्सेप्ट और ट्रिक जितना हो सके सबसे आपको बतलाने वाले हैं विजयनगर साम्राज्य के बारे में। ये वीडियो आप सबका आखिरी और पहला साबित होगा। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं और बतलाते हैं विजयनगर साम्राज्य के बारे में। तो आज का टॉपिक है विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य। चलिए आज का टॉपिक जो है विजयनगर साम्राज्य। तो पहला बात तो है विजयनगर साम्राज्य की उत्पत्ति होती है, कैसे होती है, विजयनगर साम्राज्य आता कैसे है। तो थोड़ा कॉन्सेप्ट सुन लीजिए, कहानी सुन लीजिए। विजयनगर साम्राज्य कैसे आता है। उस समय भारत में दिल्ली सल्तनत का काल चला था। दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश था। तुगलक वंश के सबसे प्रतापी शासक मोहम्मद बिन तुगलक था। मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया था, जो भारत के दक्षिणी भारत है, आप सब जो नीचे वाला जो भारत जानते हैं, आप सब दक्षिणी भारत, इस एरिया के, दक्षिणी भारत के एरिया के एक व्यक्ति है, दक्षिणी भारत के एरिया के दो व्यक्ति था। एक था हरिहर और एक था बुक्का। यहाँ से दक्षिण भारत के एरिया से दो व्यक्ति को उठा लिया, हरिहर और बुक्का को, और ज़बरदस्ती ले जाकर ऊपर भारत के ऊपर उत्तरी भारत में और दिल्ली में जाकर के उसको बोला था मोहम्मद बिन तुगलक, जब आप ज़बरदस्ती मुसलमान धर्म कबूल कीजिए। तो मुसलमान धर्म डर के मारे उस टाइम हरिहर और बुक्का नामक व्यक्ति मुसलमान धर्म कबूल कर लिया, लेकिन वहाँ पर रहने लगा। तो कुछ दिन बाद उसको विश्वास हो गया मोहम्मद बिन तुगलक को, जो ये अब छल नहीं करेगा। इसके लिए उसके बाद उसे बोला दक्षिण भारत पर आक्रमण करने के लिए। मौका जब आया दक्षिण भारत पर आक्रमण करने का, तो ये हरिहर और बुक्का जो व्यक्ति था उसी को नेतृत्व दिया, जो आप जाकर के आक्रमण कीजिए यहाँ पर। तो हरिहर बुक्का बोला, जो आप हमको सेना दीजिए। सेना दे दिया, बोला चलो ले लो सेना। उसके बाद बोले जो आपको कुछ संपत्ति भी देना पड़ेगा, कुछ काम संपत्ति का भी पड़ता है, यानी कि रुपया का भी। तो रुपया भी दे दिया। और जब यहाँ पर आया तो यहाँ बदल गया, बोला क्या, जब हम ये मुसलमान धर्म को कबूल नहीं करेंगे, यहाँ पर आकर के हिंदू धर्म कबूल कर लिया। हिंदू धर्म जो उनके गुरु थे विद्यारण्य, आचार्य विद्यारण्य, वो यहाँ पे उनको हिंदू धर्म कबूल करवा लिए। कौन? विद्यारण्य गुरु। ठीक है। उसके बाद हिंदू धर्म कबूल करके यहाँ पर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कर दिया। ये जो साम्राज्य है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कर दिया। नीचे वाला दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कर दिया। हो गया विजयनगर साम्राज्य की स्थापना। अब विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की बात किया जाए तो 1336 में, ठीक है। और यह 1650 तक चला, 1650 तक विजयनगर साम्राज्य 1336 से लेकर के 1650 तक चला। ठीक। अब विजयनगर साम्राज्य के बारे में बात किया जाए तो विजयनगर साम्राज्य में राजधानी, ये अपनी राजधानी हम्पी को बनाया। हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी यह अपनी राजधानी हम्पी को बनाया। और यह हम्पी जो था तुलुकभाद्रा नदी पर, विजयनगर साम्राज्य किस नदी पर था? तुलुकभाद्रा नदी की बात किया जाए तुंगभद्रा नदी पर था। ठीक है। विजयनगर साम्राज्य कब से कब तक था? 1336 से लेकर के 1650 तक। राजधानी कहाँ बनाया? हम्पी को। और कौन सी नदी पर थी? तुलुकभाद्रा नदी पर। ठीक है। उसके बाद विजयनगर साम्राज्य में बात किया जाए वंश, विजयनगर साम्राज्य में कुल 4 वंश था। 4 वंश। कुल कितना वंश था विजयनगर साम्राज्य में? कुल था 4 वंश। 4 वंश में जब आया, यहाँ से 2 व्यक्ति को उठा लिया था यहाँ से, और था हरिहर और बुक्का। तो विजयनगर साम्राज्य के इसके संस्थापक हो गया, विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक हो गया हरिहर एंड बुक्का। ठीक है। और यह स्थापना कब कर दिया? विजयनगर साम्राज्य 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कर दिया। यह 1336 से लेकर के 1650 तक चला। ठीक है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर बुक्का नामक व्यक्ति कर दिया, और इन्होंने एक वंश लाया था। बाद में जाकर के विजयनगर साम्राज्य बन गया, लेकिन ये पहले एक वंश लाया था, वो वंश था संगम वंश। तो हरिहर और बुक्का स्थापना किया विजयनगर साम्राज्य और संगम वंश।
ठीक है, देखिए क्या हुआ था, तो बतला देते हैं। विजयनगर साम्राज्य में कुल कितना वंश है? 4 गो वंश। 4 गो वंश में एक बतला दिए, संगम वंश। 4 वंश में, चारों वंश का ट्रिक है। ट्रिक क्या है? देखिए ट्रिक है वंश का। कितने वंश है? 4 गो। 4 गो वंश का ट्रिक है संगम सतुआ। संगम सतुआ, ठीक है, संगम सतुआ। संगम से है संगम वंश, स से है सालूब वंश, तू से है तुलूब वंश, तुलूब वंश, आ से है आरवीडू वंश, आरवीडू तुलूब वंश, और ये आ से आरवीडू वंश। ठीक है, पूरे विजयनगर साम्राज्य में 4 गो वंश है, संगम वंश, सालूब वंश, तुलूब वंश, आरवीडू वंश। संगम से संगम वंश, स से सालूब वंश, तू से तुलूब वंश, आ से आरवीडू वंश। संगम वंश में 4 गो वंश है, और यह संगम वंश विजयनगर साम्राज्य का पहला वंश कौन है? संगम वंश। और इस संगम वंश या विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करते हैं हरिहर एवं बुक्का। ठीक है, और बात करें संगम वंश के बारे में, तो संगम वंश के प्रथम शासक हरिहर बनता है, हरिहर प्रथम। देखिए इसी का नाम हरिहर को हरिहर प्रथम कहेंगे, क्योंकि बाद में आया था बुक्का के बाद, यानी कि बुक्का या बुक्का प्रथम के बाद आया था हरिहर द्वितीय, इसलिए इसका नाम पड़ गया हरिहर। सेम आ गया था, हरिहर प्रथम द्वितीय नाम हो गया। तो संगम वंश के प्रथम शासक हरिहर प्रथम। संगम वंश के प्रथम शासक है हरिहर प्रथम। संगम वंश के संस्थापक हरिहर प्रथम और बुक्का प्रथम। ठीक है, हरिहर बुक्का। और बात किया जाए संगम हरिहर प्रथम के बारे में, तो इससे क्वेश्चन क्या बनेगा? संगम वंश के प्रथम शासक कौन है? ये हरिहर प्रथम। इसी के दरबार में सयाना नामक विद्वान आया था। सयाना, क्वेश्चन आएगा सयाना नामक विद्वान किसके दरबार में आया था? तो सयाना नामक विद्वान हरिहर प्रथम के दरबार में आया था। इसका पुस्तक है वेदों का टीका। वेदों का टीका, ठीक है, वेदों का टीका पुस्तक किसका है? सयाना नामक विद्वान के। सयाना नामक विद्वान किसके दरबार में आया? हरिहर प्रथम के दरबार में। उसके बाद है हरिहर प्रथम के बाद आया, इसके बाद देखिए ये हरिहर प्रथम जो है 1336 से लेकर के 1356 तक शासन किया हरिहर प्रथम। कब से कब तक? 1336 से लेकर के 1356 तक हरिहर प्रथम शासन किया है। उसके बाद आ जाता है 56 के बाद, 56 से आ जाता है बुक्का। ये डेट याद ना भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आ जाता है बुक्का प्रथम। बुक्का प्रथम, ठीक है, हरिहर प्रथम के बाद इसका अगला शासक बनता है बुक्का प्रथम। इससे हमको क्या याद करना है? तो बुक्का प्रथम से तो क्वेश्चन आएगा बहमनी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य का पहला युद्ध किस किस शासक के बीच हुआ है? तो बुक्का प्रथम VS मोहम्मद शाह, बुक्का प्रथम और मोहम्मद शाह के बीच में हुआ। ये हटा देते हैं, बुक्का प्रथम और मोहम्मद शाह के बीच में हुआ है। कौन? विजयनगर साम्राज्य बहमनी साम्राज्य में पहला युद्ध। देखिए संस्थापक शुरू में ही हरिहर प्रथम बुक्का प्रथम युद्ध करता है जी। ये आएगा आरवीडू वंश, आरवीडू वंश तक अंतिम युद्ध चलता है, और अंत में जाकर के विजयनगर साम्राज्य की हार, मानी कि विजयनगर साम्राज्य खत्म हो जाता है। अंतिम शासक था बहमनी साम्राज्य से, और विजयनगर साम्राज्य में झगड़ा होती रहता है। अंतिम में आरवीडू वंश मराठा साम्राज्य में मिल जाएगा। ठीक है, बुक्का प्रथम हरिहर प्रथम में क्या जाना? सयाना नामक विद्वान आया था। बुक्का प्रथम मोहम्मद शाह से युद्ध लड़ा था, और मोहम्मद शाह भारत में पहले बार बारूद का प्रयोग भारत में मोहम्मद शाह पहली बार किया था। भारत में पहली बार बारूद का प्रयोग मोहम्मद शाह, लेकिन भारत में पहली बार बारूद को तोप में भर का प्रयोग किया था बाबर 1526 के पानीपत के युद्ध में। तो बुक्का प्रथम और मोहम्मद शाह के बीच में युद्ध होता है। पहली बार बारूद का प्रयोग मोहम्मद शाह करता है, ये युद्ध को जीत जाता है। ठीक है, बुक्का प्रथम के बाद कुछ इसके बारे में बात जान लीजिए। बुक्का प्रथम जब राजा रहता है तो इसका बेटा कंफन जाकर के मदुरई को जीत लेता है। इसका बेटा कंफन किसको जीत लेता है? मदुरई को। और मदुरई को जीतने के बाद इस जब आता है तो कंफन के पत्नी गंगा देवी ने एक पुस्तक लिख देती है, और पुस्तक का नाम रहता है मदुरई विजयनम। ठीक है, इसका बेटा कौन है? कंपन की पत्नी गंगा देवी एक पुस्तक लिखती है। वो पुस्तक का नाम है मदुरई विजयनम। ठीक है, मदुरई विजयनम।
बुक्का प्रथम जब राजा रहता है तो इसका बेटा को भेजता है कंपन को। कंपन क्या है, इसका बेटा है, ठीक है। अब कंपन को भेजता है किसको जीतने के लिए, मदुरई को, मदुरा को जीतने के लिए भेजता है। ये मदुरा को जीत कर जब आता है तो इसकी पत्नी, कंपन की पत्नी गंगा देवी ने मदुरई विजयनम पुस्तक लिखता है। इंपॉर्टेंट है, मदुरई विजयनम पुस्तक के लेखक कौन है, गंगा देवी, ठीक है। इसके बाद यहाँ का शासक बनता है, इधर लिख देते हैं, यहाँ पे देख लीजिए संगम वंश के बारे में। संगम वंश का पहला शासक बनता है हरिहर प्रथम। संगम वंश का अगला शासक बनता है बुक्का प्रथम। उसके बाद बनता है हरिहर द्वितीय। शासक कौन बनता है, हरिहर द्वितीय। संगम वंश का पहला शासक हरिहर प्रथम, उसके बाद बुक्का प्रथम, उसके बाद हरिहर द्वितीय। कंपन राजा नहीं बनता है, ये बनता है हरिहर द्वितीय शासक, ठीक है। ये बात जरूरी नहीं है जो सब लाइन से जो इम्पोर्टेंट होगा वही हम बतलाते हैं आपको, ठीक है। जो ज़्यादा हरिहर प्रथम क्यों इम्पोर्टेंट है, तो ये उपाधि धारण किए थे इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन आएगा, विजयनगर साम्राज्य के कौन सा शासक महाराजा धीराज की उपाधि धारण किया है, प्रथम शासक ये हरिहर द्वितीय। ये उपाधि धारण किए है, उपाधि किसका है, महाराजा धीराज। महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला ये प्रथम शासक कौन है, हरिहर द्वितीय, विजयनगर साम्राज्य के, ठीक है। इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद यहाँ का शासक जो बनता है वो बनता है देवराय प्रथम, ठीक है। इसके बाद यहाँ का शासक कौन बनता है, देवराय प्रथम। और ये देवराय प्रथम के बारे में हमको जानना क्या है, देवराय प्रथम के बारे में, तो ये तुंगभद्रा नदी पर बांध बनवाया था। क्वेश्चन आएगा, तुंगभद्रा नदी पर बांध कौन बनवाया है, तो देवराय प्रथम, ठीक है। तुंगभद्रा नदी पर ये बांध बनवाया। देखिए क्या हो रहा था, तुंगभद्रा नदी और कृष्णा नदी जो है, देखिए जो बतला है ये दक्षिण भारत जो बतला है, इस दक्षिण भारत में ये नीचे वाला साम्राज्य है ये विजयनगर साम्राज्य, और ऊपर जो आएगा वो आएगा बहमनी साम्राज्य। तो इसी के और इसके बीच में इधर जाए कृष्णा नदी, ठीक है, और इधर है तुंगभद्रा नदी, ये है तुंगभद्रा नदी। ये दोनों जो है रास्ता, ये दोनों रास्ता के बीच में जो ये जगह है, ये वाला जगह, इस जगह का नाम है रायचूर। जगह का नाम क्या है, रायचूर। क्वेश्चन आएगा, विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य में किस जगह के लिए विवाद हमेशा चलता था, तो रायचूर के लिए। इसी रायचूर जो जमीन है, ये रायचूर जमीन में ना हमेशा मन की दोनों विवाद इसलिए चलता था क्योंकि रायचूर जमीन जो है ये कृष्णा नदी और तुंगभद्रा नदी के बीच का जमीन है, इसलिए दोनों चाहता था जो हम ले ले तो हम ले ले, क्योंकि जो जमीन नदी के बीच में होता है उसमें विवाद ज़्यादा चलता है, इसलिए जो जमीन नदी के बीच में होता है वो उपजाऊ जमीन होता है, इसलिए दोनों के बीच में विवाद चल रहा था, ठीक है। ये जो बीच का जमीन है रायचूर, आप ये बात को दिमाग में नोट कर लीजिए, किस जगह के लिए बहमनी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य में झगड़ा चल रहा था, तो रायचूर के लिए, ठीक है। देवराय प्रथम तुंगभद्रा नदी पर बांध बनवाया था, तुंगभद्रा नदी पर बांध। तुंगभद्रा नदी पर बांध किसने बनवाया है, तो तुंगभद्रा नदी पर बांध बनवाया है देवराय प्रथम, ठीक है। उसके बाद ये क्या किया, ये बहुत अच्छा मान कि योग शासक था, ये सब योग तो सब ही था, लेकिन ये कुछ अच्छा काम किया। और इसी के समय एक विदेशी यात्री आए थे, निकोलो डी कैंटी। क्वेश्चन आएगा, निकोलो डी कैंटी किस देश के विदेशी यात्री थे, इटली के। निकोलो डी कैंटी इटली से उसी समय देवराय प्रथम के समय भारत में आया था, ठीक है। निकोलो डी कैंटी देवराय प्रथम के समय भारत में आया, और उसके बाद देवराय प्रथम के बाद यहाँ का शासक बन गया देवराय द्वितीय,
ठीक है। देवराय प्रथम के बाद यहाँ का शासक देवराय द्वितीय था। ये बात आप, देवराय प्रथम के बाद देवराय द्वितीय, इनके बारे में क्या जानना है देवराय द्वितीय के बारे में? तो देवराय द्वितीय पूरे संगम वंश के सबसे प्रतापी शासक कोई था तो देवराय द्वितीय। संगम वंश के सबसे प्रतापी शासक देवराय द्वितीय, इसके बारे में लिखना है। सबसे प्रतापी, सबसे प्रतापी, सबसे प्रतापी शासक, सबसे प्रतापी शासक कौन था? देवराय द्वितीय। ठीक है। और इनको ना मैंने हाथी उथी को मारने में बहुत अच्छा लगता था, हाथी पर चढ़ने में, मारने में, हाथी उथी को मारने में, इसलिए इनको उपाधि मिला है गज वेटिका या गज, इनका उपाधि, उपाधि की बात किया जाए गज, गज वेदिका, गज वेदिका उपाधि क्या है? गज वेदिका की उपाधि। इम्बाडी देवराय, इम्बाडी देवराय। ठीक है। क्वेश्चन आएगा गजवेटिका या इमादी देवराय की उपाधि किसका है? तो गजवेटिका या इमादी देवराय की उपाधि इनका है, देवराय द्वितीय का। यह संगम वंश के सबसे प्रतापी शासक ये देवराय द्वितीय है। देवराय द्वितीय संगम वंश के सबसे प्रतापी शासक है। उसके बाद इनके दरबार में विदेशी आते आता, ये विदेशी है, विदेशी। देवराय प्रथम से पहले, इसके पहले विदेशी आया था, विदेशी सयाना, सयाना। ठीक है। जो वेदों का टीका लिखा था। और उसके बाद इनके समय विदेशी आता है, विदेशी अब्दुल रजाक, अब्दुल रजाक। क्वेश्चन आएगा अब्दुल रजाक विजयनगर साम्राज्य के किस शासक के समय भारत में आया था? तो अब्दुल रजाक जो है विजयनगर साम्राज्य के देवराय द्वितीय के समय भारत में आया था। ठीक है। अब्दुल रजाक देवराय द्वितीय के समय भारत में आया था। तो ये बात समझ गए। ये भारत के सबसे प्रतापी शासक, विजयनगर साम्राज्य में ये संगम वंश के सबसे प्रतापी शासक है देवराय द्वितीय। इनका उपाधि है गजवेटिका, इम्बाडी देवराय। इनके दरबार में विदेशी यात्री आए हैं अब्दुल रजाक। अब्दुल रजाक जो फारस के थे। अब्दुल रजाक कहाँ के थे? फारस। अब्दुल रजाक ये इटली के थे। चलिए, इसके बाद देवराय द्वितीय के बाद यहाँ का शासक बनते हैं मल्लिकार्जुन, मल्लिकार्जुन का क्वेश्चन आएगा। मल्लिकार्जुन से क्या आएगा? प्रौढ़ देवराय किसे कहा जाता है? यह प्रौढ़ राय, ये मल्लिकार्जुन को प्रौढ़ राय, प्रौढ़ राय किन्हें कहा जाता है? मल्लिकार्जुन को प्रौढ़ राय कहा जाता है। बस इतना ही इसमें क्वेश्चन आएगा। इनके बाद यहाँ का शासक जो आया है प्रौढ़ राय के बाद, मल्लिकार्जुन के बाद यहाँ का शासक आया है वीरपक्षा द्वितीय, प्रौढ़ देव राय या मल्लिकार्जुन के बाद यहाँ का शासक बनता है वीरपक्षा द्वितीय। यह, इससे क्वेश्चन क्या आएगा? यह संगम वंश के सबसे अंतिम शासक प्रौढ़ देव राय, वीरपक्षा द्वितीय है। ऑप्शन में न रहेगा ये, तो इसके ऊपर वाला मारेंगे प्रौढ़ देव राय या मल्लिकार्जुन, लेकिन ऑप्शन में रहेगा जब वीरपक्षा द्वितीय, तो यह क्या है? अंतिम शासक। विजयनगर साम्राज्य की क्या है? विजयनगर बोले हैं, संगम वंश के सबसे अंतिम शासक कौन है? संगम वंश के सबसे अंतिम शासक है वीरपक्षा द्वितीय। वीरपक्षा द्वितीय है संगम वंश के सबसे अंतिम शासक। और उसके बाद, इसके बाद वीरपक्षा द्वितीय अंतिम शासक, यानी कि अब इनको खत्म किया जाएगा, इनको अंत होगा, इसके संगम वंश के शासन का अंत होगा। तो इस वीरपक्षा द्वितीय को आ करके एक व्यक्ति मार देता है वीरपक्षा द्वितीय को, और वो है सालूब नरसिंह। ठीक है। वीरपक्षा द्वितीय को
आकर के मार देता है कौन, सलूब नरसिंह। और ये सलूब नरसिंह एक नया वंश की स्थापना कर लेता है और वो वंश है सलूब वंश। अब मतलब है संगम वंश, संगम वंश के बाद सलूब वंश, सलूब वंश के बाद तुलुब वंश, तुलुब वंश के बाद अरबीड वंश। तो सलूब वंश के प्रथम शासक कौन है, हरिहर प्रथम। सलूब वंश के सबसे प्रतापी शासक देवराय द्वितीय। सलूब वंश के सबसे अंतिम शासक वीरपक्षा द्वितीय। सबसे अंतिम शासक वीरपक्षा द्वितीय है, जिनको मार करके सलूब नरसिंह ने एक वंश की स्थापना कर देता है। वो वंश हो जाता है सलूब वंश। जो वंश होता है वो वंश है सलूब वंश। और सलूब वंश ये तो क्वेश्चन आएगा प्रथम बलहार किस समय होता है, तो सलूब नरसिंह के समय, क्योंकि सलूब नरसिंह ने ही वीरपक्षा द्वितीय को मार करके सलूब वंश की स्थापना कर देता है। तो आप स्क्रीनशॉट पहले ले लीजिए, इसके बाद हम बतलाते हैं। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, हम उम्मीद करते हैं। तो चलिए अब इसके बाद हम इसको इरेज करते हैं और इससे आगे बतलाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, इरेज कर दे। चलिए इरेज करते हैं हम। संग देखिए आके विजयनगर साम्राज्य में हम एक वंश बतलाया है संगम वंश। संगम वंश के बारे में बतलाया है। संगम वंश के प्रथम शासक हरिहर प्रथम। इसके समय विदेशी यात्री आया था सयान बुक्का प्रथम। और बुक्का प्रथम के बारे में हमको क्या जानना है, तो बुक्का प्रथम जो है इसी के समय पहली बार विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य में लड़ाई हुआ था, युद्ध हुआ था। और उस समय शासक था बुक्का प्रथम के समय मोहम्मद शाह। यहाँ पे बतला दिया है मोहम्मद शाह, जो मोहम्मद शाह पहली बार बारूद का प्रयोग भारत में किया था। मोहम्मद शाह प्रयोग करता है। उसके बाद हरिहर द्वितीय आ जाता है शासक, हरिहर द्वितीय, जिसे महाराजा धीराज की उपाधि प्रथम शासक था विजयनगर समाज के, जो महाराजा धीराज की उपाधि धारण किया था। उसके बाद देवराय प्रथम आता है। देवराय प्रथम यह क्या किया है, तुंगभद्रा नदी पर बांध बनवाया है। उसके बाद इसी के दरबार में विदेशी एक यात्री आया था निकोलो दी कैंटी, जो इटली का था। उसके बाद बतला है देवराय द्वितीय के बारे में। देवराय द्वितीय सबसे प्रतापी शासक था संगम वंश के। इन्होंने उपाधि धारण किया गजवेटी का। उसके बाद इम्बाडी देवराय, इनके समय विदेशी यात्री आए हैं अब्दुल रजाक। मल्लिकार्जुन इसके बाद जो शासक बने हैं मल्लिकार्जुन, इन्हें प्रौढ़ देवराय या प्रौढ़ राय कहा जाता है। और मल्लिकार्जुन के बाद आए हैं ये अंतिम शासक वीरपक्षा द्वितीय, ये संगम वंश के सबसे अंतिम शासक है। और इनको मार करके सलूब वंश की स्थापना करता है सलूब नरसिंह। क्वेश्चन आएगा प्रथम बलहार की घटना किस शासक के समय होता है, तो सलूब नरसिंह, यही मारते हैं इसको, वीरपक्षा द्वितीय को, संगम वंश के अंतिम शासक को। और ये सलूब वंश की स्थापना कर देते हैं। ठीक है, तो संगम वंश मतलब है इस संगम वंश है कब से कब तक चलता है संगम वंश। संगम वंश चलता है 1336 से लेकर के 1450। संगम वंश देखिए विजयनगर समाज टोटल चलता है 1336 से 1650, लेकिन सिर्फ अगर संगम वंश की बात करें स्पेशली संगम वंश, तो संगम वंश चलता है 1336 से लेकर के 1450 तक। ठीक है, कंफ्यूज नहीं हो गया, ये पूरे विजयनगर समाज चारों वंश मिला करके। और ये संगम वंश सिर्फ एक संगम वंश है, एक वंश। ठीक है, तो आप ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम इरेज करते हैं इसको। अब थोड़ा हट गए, चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, इरेज करते हैं। अब आएगा सलूब वंश, तो सलूब वंश के बारे में आप बतलाएंगे। ये सब इरेज कर देते हैं। चलिए, तो आई होप कि आप सब ये नोट कर लिए होंगे। चलिए अब इससे आगे हम बतलाना चाहते हैं संगम वंश के बाद आता कौन सा वंश है, तो संगम वंश के बाद आता है सलूब वंश। सलूब वंश, संगम वंश हम बतलाया है। संगम वंश कब से कब था, तो 1336 से लेकर के और 1485 तक संगम वंश था। और ये आता है संगम वंश 1450
85 से लेकर के 1505 तक। ठीक है। संगम वंश के बाद कौन सा वंश आता है? संगम वंश के बाद सलूप वंश। सलूप वंश कब से कब तक चलता है? तो सलूप वंश चलता है 1485 से लेकर के 1505 तक। इसमें विशेष कुछ नहीं जानना है। संगम वंश के संस्थापक कौन है? तो सलूप नरसिंह। सलूप नरसिंह। ठीक है। संगम वंश के संस्थापक सलूप नरसिंह। यह क्वेश्चन आएगा प्रथम बल्हार। प्रथम बल्हार। प्रथम बल्हार किसके समय हुआ था? प्रथम बल्हार तो सलूप नरसिंह के समय। ठीक है। प्रथम बल्हार की घटना किसके समय होता है? सलूप नरसिंह के समय। ये सलूप वंश के संस्थापक है। ये क्या है? संस्थापक। ये है संस्थापक। और प्रथम शासक भी यही है। उसके बाद इससे कुछ ना विशेष आएगा। अंतिम शासक पूछेगा। अंतिम शासक। शासक। अंतिम शासक। ठीक है। अंतिम शासक पूछेगा। अंतिम शासक कौन है? तो इस वंश के, सलूप वंश के अंतिम शासक है इमाडी नरसिंह। इमाडी नरसिंह। इमाडी नरसिंह। ठीक है। सलूप वंश के संस्थापक या प्रथम शासक सलूप नरसिंह। और प्रथम बल्हार की घटना कब होती है? सलूप नरसिंह के समय, क्योंकि यही करते हैं वीरपक्षा द्वितीय का अंत। और नया वंश बना लेते हैं। वंश बना तो प्रथम बल्हार की घटना हुआ। बल यानी कि बलि की हत्या, आदमी की हत्या ये किए थे। उसके बाद अंतिम शासक, इसमें ज़्यादा दिन तक शासन सलूप वंश भी नहीं रहता है। ये देखिए करीब ये 40 या 80 से 40 वर्ष तक रहता है, 20 वर्ष तक रहता है। उसके बाद अंतिम शासक है इमाडी नरसिंह। ठीक है। इमाडी नरसिंह अंतिम शासक है। और इमाडी नरसिंह अंतिम शासक यानी कि अब इनको भी मार करके कोई नया आदमी आएगा, कोई नया वंश की स्थापना करेगा। तो इमाडी नरसिंह को मार देता है वीर सिंह। इमाडी नरसिंह को मार देता है वीर सिंह। और तुलु वंश की स्थापना कर देता है। तुलु वंश। ठीक है। तुलु वंश की स्थापना कर देता है कौन? इसको मार करके तुलु वंश के संस्थापक बन जाता है वीर सिंह। ठीक है। इमाडी नरसिंह को हत्या करता है वीर सिंह, यानी कि नया वंश बनाता है। तो द्वितीय बल्हार होगा। प्रथम बल्हार हो गया था, अब होगा द्वितीय बल्हार। द्वितीय बल्हार क्वेश्चन आएगा। द्वितीय बल्हार की घटना कब होती है? तो वीर सिंह जब शासक थे या तुलु वंश बनता है उस समय वीर सिंह मार देते हैं इमाडी नरसिंह को और बन जाते हैं तुलु वंश के प्रथम शासक या संस्थापक। ये संस्थापक है वीर नरसिंह तुलु वंश के साथ। तुलु वंश चलता कब से कब तक है? तो तुलु वंश चलेगा 1505 से लेकर के 1570 तक। तुलु वंश कब से कब तक चलेगा? 1505 से लेकर के 1570 तक। तुलु वंश के संस्थापक या प्रथम शासक वीर सिंह। ठीक है। और ये बेचारा मान के योग शासक थे, लेकिन ये बहुत कम दिन तक शासन किए। ये 1505 में राजा तो बने, 1505 में स्थापना कर दिए, 1509 तक शासन किए। 1509 तक। और 1509 में मृत्यु हो जाता है वीर सिंह को। और 1509 में इनका भाई बन जाता है शासक राजा कृष्णदेव राय। राजा कृष्णदेव राय कब बनता है? 1509 में। 1509 में शासन कौन बनता है? ये दोनों भाई हैं। ठीक है। भाई है दोनों भाई। वीर सिंह के मृत्यु होने के बाद यहाँ का शासक तुलु वंश के अगला शासक बन जाते हैं राजा कृष्णदेव राय 1509 में। और ये 1509 से लेकर के 1529 तक 9 से लेकर के 29 तक शासन करते हैं। 1509 से 1529 तक ये शासन करते हैं। उसके बाद इनका भी मृत्यु हो जाता है, बाद में बतलाएंगे। चलो, तुलु वंश 1505 से लेकर के 1570 तक रहता है। तुलु वंश के प्रथम शासक वीर नरसिंह। द्वितीय बल्हार की घटना वीर नरसिंह के समय होता है। उसके बाद वीर नरसिंह की मृत्यु 1509 में हो जाते हैं। वीर नरसिंह के बाद इनके भाई राजा कृष्णदेव राय बनते हैं शासक। तुलु वंश के अगला शासक राजा कृष्णदेव राय। क्वेश्चन आएगा बहुत, सबसे ज़्यादा कोई किसी को पढ़ना होता है विजयनगर साम्राज्य में तो राजा कृष्णदेव राय के बारे में। तो राजा कृष्णदेव राय तुलु वंश के
सबसे प्रतापी, यह विजयनगर साम्राज्य के सबसे प्रतापी शासक। पूरे विजयनगर साम्राज्य जो है इसमें सबसे प्रतापी, सबसे योग्य शासक कोई आते हैं तो यह राजा कृष्णदेव राय। तो ये आपको समझ में आया होगा, राजा कृष्णदेव राय पूरे विजयनगर साम्राज्य के सबसे प्रतापी शासक हैं। ये 1509 से लेकर के 1529 तक शासन करते हैं, यानी कि 20 साल। चलिए इनके बारे में क्या पढ़ना है, इनके बारे में पढ़ना है राजा कृष्णदेव राय के बारे में। चलिए राजा कृष्णदेव राय के बारे में बता देते हैं। राजा कृष्णदेव राय के समय, राजा कृष्णदेव राय कब आते हैं? 1509 में। देखिए जब तुलु वंश का शासन वीर सिंह जब कर रहे थे तो वीर सिंह के समय ही पुर्तगाल के प्रथम गवर्नर आया था फ्रांसीसी द अल्मोडा। पुर्तगाल के प्रथम गवर्नर, मिटाते हैं भाई वाला, पुर्तगाल के प्रथम गवर्नर फ्रांसीसी द अल्मोडा, फ्रांसीसी द अल्मोडा, फ्रांसीसी द अल्मोडा, फ्रांसीसी द अल्मोडा आता है वीर सिंह के समय ही भारत में एंट्री होता है, नीचे से केरल से, ठीक है। इनके दरबार में आता है, ये विदेशी नहीं था, ये गवर्नर था, पुर्तगाल के प्रथम गवर्नर। और राजा कृष्णदेव राय के समय में ही इसके बाद पुर्तगाल का वास्तविक गवर्नर इनके समय में आ जाता है अबुकर्क, अबुकर्क। क्वेश्चन आएगा पुर्तगाल के प्रथम गवर्नर तो फ्रांसीसी द अल्मोडा, पुर्तगाल के वास्तविक गवर्नर अबुकर्क कब आया था? राजा कृष्णदेव राय के समय में, ठीक है। इनके ही समय में आया था ये अबुकर्क, ठीक है। उसके बाद इनके दरबार में दो विद्वान विदेशी आया था, विदेशी। अगर विदेशी की बात किया जाए, देखिए ये गवर्नर है, विदेशी यात्री आया था, विदेशी यात्री आया था। एक आया था पायस, डिगोमी पायस, और एक आया था बारबोसा, ठीक है। बारबोसा था इटली के, सॉरी पुर्तगाल के, पुर्तगाल के था। और एक डिगोमी पायस वो था इटली के, वो छोड़ दीजिए। ये देखिए विदेशी यात्री कौन आया था? बारबोसा, और ये पुर्तगाल के था, ठीक है। राजा कृष्णदेव राय सबसे प्रतापी शासक तो ऐसे नहीं हो गए होंगे, बहुत अच्छा काम किए होंगे। तो बहुत अच्छा काम किए हैं, तो क्या क्या किए हैं सो थोड़ा जान लीजिए। ये पहली बात तो 2 मंदिर बनवाए थे। जब ये बने थे 1509 में शासक, तो पहले काम किए थे 1513 ईस्वी में मंदिर का निर्माण करवाए थे। मंदिर का निर्माण, एगो विठल मंदिर, विठल मंदिर 1513 में, और एक करवाए थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, और दूसरा करवाए थे हजारा राम मंदिर, और ये 1520 में करवाए, ठीक है। ये विठल मंदिर कब बनवाए? 1513 में, और ये हजारा राम मंदिर बनवाए ये 1520 में। दोनों केरल में ही, कर्नाटक में है, कर्नाटक, ठीक है, दोनों कर्नाटक में ही है। क्वेश्चन आएगा विजयनगर साम्राज्य के बारे में, या विजयनगर साम्राज्य के मंदिर पर टिप्पणी करें तो लिखना होगा आपको विजयनगर साम्राज्य के सबसे प्रमुख मंदिर विठल मंदिर है और हजारा राम मंदिर है। हजारा राम मंदिर में ही रामायण की जानकारी मिलती है, रामायण, ठीक है। रामायण की जानकारी किस मंदिर में मिलती है? तो हजारा राम मंदिर में मिलती है रामायण की जानकारी। अब विठल प्रसाद, ये राम भगवान की जानकारी मिलती है, ठीक है। और देखिए ये विठल, क्वेश्चन आएगा विजयनगर साम्राज्य के मंदिर पर टिप्पणी करें तो विजयनगर लिखना होगा विजयनगर साम्राज्य के सबसे प्रमुख मंदिर विठल मंदिर है, जो कि विजयनगर साम्राज्य के सबसे प्रतापी शासक राजा कृष्णदेव राय ने 1513 ईस्वी में बनाया है। और दूसरा मंदिर हजारा राम मंदिर है, जिसको निर्माण 1520 में राजा कृष्णदेव राय ने ही करवाया है। ये दोनों कर्नाटक में है, ठीक है। उसके बाद विदेशी हो गया, मंदिर हो गया, तो इनका प्रमुख 2 पुस्तक लिखे थे। इनका प्रमुख 2 पुस्तक है, इनके 2 प्रमुख पुस्तक है, अमुक्त माल्यम और जाम्बवती कल्याणम। अमुक्त माल्यम
अमुक्त माल्यम, माल्यम, ठीक है। और दूसरा पुस्तक है जाम्बती कल्याणम, जाम्बती, जाम्बती कल्याणम, ठीक है। अमुक्त माल्यम ये तेलुगु भाषा में है, तेलुगु, और ये है संस्कृत, संस्कृत भाषा में। क्वेश्चन आएगा अमुक्त माल्यम कौन सी भाषा में, तेलुगु भाषा में, अजाम्बती कल्याणम संस्कृत भाषा में है। आप ये बात जान लीजिए, विजयनगर साम्राज्य की दरबारी भाषा क्या थी, तो तेलुगु, विजयनगर साम्राज्य की दरबारी भाषा। और जब अमुक्त माल्यम लिखे ये राजा कृष्णदेव राय, तेलुगु भाषा उस समय चरम सीमा पर था, यानी कि इससे ज़्यादा तेलुगु भाषा का विकास कभी भी नहीं हुआ है। तेलुगु भाषा सबसे ज़्यादा विकास कब हुआ है, जब भारत के शासक राजा कृष्णदेव राय थे, ठीक है। जाम्बती कल्याणम संस्कृत भाषा में लिखा गया है। और ये दोनों पुस्तक कौन लिखे हैं, तो दोनों पुस्तक राजा कृष्णदेव राय का ही है। ये मंदिर दोनों कौन बनवाया है, तो राजा कृष्णदेव राय है। और ये विदेशी जो आया है बारबोसा, और एक नहीं लिखे हैं पायस, डिगोमी पायस, तो वो दोनों आया था यात्री ये राजा कृष्णदेव राय के समय। अबुकर जो फ्रांस का, पुर्तगाल का वास्तविक गवर्नर है भारत में, जो भेजा गया था अबुकर को, तो ये 1515 ईस्वी में, तो ये 1515 ईस्वी में आया था। तो ये राजा कृष्णदेव राय उस समय भारत के शासक थे। देखिए राजा कृष्णदेव राय सबसे प्रतापी शासक कैसे है, इसकी जानकारी बाबर ने अपने पुस्तक तुजु के बाबरी में देता है। प्रतापी शासक ये इनका जानकारी बाबर देता है। बाबर ने अपने पुस्तक में, कौन सा पुस्तक, तुजु ए बाबरी, तुजु के बाबरी में बाबर लिखता है, जब मैं भारत में आया था तो उस समय दक्षिण भारत के सबसे प्रतापी शासक राजा कृष्णदेव राय थे। ये तुजु के बाबरी में लिखा है, सबसे प्रतापी थे। कौन सबसे प्रतापी, राजा कृष्णदेव राय सबसे प्रतापी, इतना महान थे राजा कृष्णदेव राय। राजा कृष्णदेव राय 2 मंदिर बनवाए हैं, पुस्तक लिखे हैं। और ये विदेशी यात्री बारबोसा जो आया था, तो आया था किसके समय में, विदेशी यात्री, तो ये आया था बारबोसा और दिगोमी पायस, वो आया था राजा कृष्णदेव राय के समय में। इसके बाद इनका जानकारी क्या है, जे देव राय, राजा कृष्णदेव राय के बाद यहाँ का शासक बनते हैं, कहाँ पे लिख दे, यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ का शासक बनते हैं राजा कृष्णदेव राय के बाद अच्युत देव राय, अच्युत देव राय, अच्युत देव राय, ठीक है। अच्युत देव राय के से क्या पढ़ना पड़ता है, तो क्वेश्चन आएगा नुनीज नामक विदेशी, विदेशी में कौन आया था, नुनीज, 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 नुनीज नामक विदेशी किस बहमनी विजयनगर साम्राज्य के कौन से शासक के दरबार में आया था, अच्युत देव राय, नुनीज नामक विदेशी। और यह किस देश के था, पुर्तगाल, पुर्तगाल के था, ठीक है, पुर्तगाल के था, पुर्तगाल के। नुनीज नामक विदेशी किसके दरबार में, अच्युत देव राय के समय आया था, और यह नुनीज नामक विदेशी यात्री पुर्तगाल के था। उसके बाद इनके बारे में कुछ विशेष पढ़ना पड़ता है। और अच्युत देव राय के बाद, अच्युत देव राय के बाद ये इरेज कर देते हैं आपको, अबुकर्क और फ्रांसीसी दी अल्मोडा, पुर्तगाल का प्रथम गवर्नर और पुर्तगाल का वास्तविक गवर्नर। अच्युत देव राय के बाद यहाँ का राजा तुलु वंश के शासक, अंतिम शासक जिसे हम जानते हैं, सदाशिव राय आते हैं, सदाशिव राय, सदाशिव राय, नाम भी जैसा है काम भी वैसा ही बेचारा किए हैं, सदाशिव राय। देखिए इनके बारे में क्या पढ़ना है, सदाशिव राय के बारे में, तो सदाशिव राय के सेनापति कौन था, सेनापति राम राय, राम राय, राम राय क्या था, सेनापति, ये था सेनापति, सेनापति, सेनापति सदाशिव राय। ये तुलु वंश के जो वंश सब तो पढ़ा रहे हैं, तुलुए वंश में 1505 से 1517, इसके अंतिम शासक सदाशिव राय, इसका सेनापति राम राय रहता है, ठीक है। इनके बारे में क्या है, यह सबसे अंतिम शासक है, सदाशिव राय तुलु वंश के अंतिम शासक है। पढ़ना क्या है, तो इसी समय एक युद्ध चलता है बहमनी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य में।
पहली बार युद्ध हुआ था बहमनी साम्राज्य विजयनगर साम्राज्य में, जब हम बतलाए थे ये हरिहर प्रथम के बाद जो बुक्का प्रथम आया था, बुक्का प्रथम मोहम्मद शाह में युद्ध हुआ था, जिसमें मोहम्मद शाह जीत लिया था, बुक्का प्रथम हार गया था, बारूद का प्रयोग पहली बार भारत में हुआ था। उसके बाद देवराय प्रथम था, उस समय आक्रमण हुआ था। देवराय प्रथम जब शासक था संगम वंश के, उस समय फिरोज शाह बहमनी आक्रमण किया था। फिरोज शाह बहमनी जब आक्रमण किया तो फिरोज शाह भी जीत गया था। उसके बाद सदाशिव राय, ये तुलु वंश के सबसे अंतिम शासक सदाशिव राय है, और सदाशिव राय के समय ही एक युद्ध होता है, वो होता है युद्ध तालीकोटा का युद्ध। तालीकोटा का युद्ध कब होता है? तो 1565 में। क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तालीकोटा का युद्ध 1565 ईस्वी में होता है। तालीकोटा का युद्ध किसके बीच में होता है? तो ये विजयनगर साम्राज्य के शासक तुलु वंश के शासक कौन है? ये सदाशिव राय, और बहमनी साम्राज्य से होता है। विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य में तालीकोटा का युद्ध होता है। ठीक, और तालीकोटा के युद्ध जो होता है, इसमें सदाशिव राय के सेनापति राम राय जबरदस्ती लड़वाता है। हम आपको बतलाए हैं ये बात, जो विजयनगर साम्राज्य है, विजयनगर जो साम्राज्य है, ये विजयनगर साम्राज्य, इस विजयनगर साम्राज्य और ऊपर वाला जो एरिया था बहमनी साम्राज्य, ये जो ऊपर का एरिया था बहमनी साम्राज्य में 5 वंश था। थोड़ा बतला देते हैं, ये आपको अलग से वीडियो आएगा, उसमें बतलाएंगे। ऊपर था बरार, और बीच में था बीजापुर, और नीचे था बीदर, बरार, बीजापुर और बीदर। ये यहाँ पे था अहमदनगर, और ये इधर था गोलकुंडा। ठीक है, अहमदनगर गोलकुंडा। ये 5 जो राज था बहमनी साम्राज्य में, 5 राज में ये चारों राज अहमदनगर, बीजापुर, बीदर और गोलकुंडा मिल करके, और तालीकोटा के युद्ध में राम राय इसका सेनापति रहता है, उसको मार देता है। राम राय जो सेनापति रहता है उसको मार देता है। सदाशिव राय को भी ये समझिए तो खत्म ही कर देता है, लेकिन बच जाता है सदाशिव राय। और इसके बाद सदाशिव राय अपना सेनापति बना लेता है इसके भाई को, राम राय के भाई को सेनापति बना लेता है। तालीकोटा के युद्ध जब होता है, हार जाता है सदाशिव राय, तो फिर अगला सेनापति किसको बना लेता है? तो तिरुमल को। ठीक है, तिरुमल को अगला सेनापति बना लेता है। तिरुमल को कौन? सदाशिव राय। और तिरुमल अपना प्रतिशोध लेना चाहता है, जो हमारे भाई जब मर रहा था तो सदाशिव राय उसको बचाने नहीं गया, क्योंकि राम राय अब गलती से ये चारों के लड़वा रहा था, तो चारों मिल करके धो दिया। ये सोच रहा था सब में लड़वा करके यहाँ का शासन कर लिया हम, ये राम राय, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, चारों मिल करके धो दिया राम राय को, तो न बचाने गया। और जब सेनापति इसके भाई को बनाया तिरुमल को, तो तिरुमल ने मार दिया सदाशिव राय को, और इसी समय हो गया अंत तुलु वंश के अंत हो गया। तुलु वंश के बारे में क्या बताया है? तुलु वंश के प्रथम शासक होते हैं वीर सिंह। द्वितीय बलहार की घटना वीर सिंह के समय होता है। राजा कृष्णदेव राय ये बनते हैं वीर सिंह के बाद यहाँ का शासक, जो कि तुलु वंश और विजयनगर साम्राज्य के सबसे प्रतापी शासक होते हैं। इनके समय विदेशी यात्री आता है, ये मंदिर का निर्माण करवाते हैं, ये पुस्तक जो लिखते हैं। और इनके समय एक बात याद रखिए, क्वेश्चन आएगा अष्टदिग्गज। इनके समय अष्टदिग्गज था, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ही छोड़ दिए थे। अष्टदिग्गज क्वेश्चन आएगा, अष्टदिग्गज किसके दरबार में थे? तो अष्टदिग्गज राजा कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज रहते थे। ये अष्टदिग्गज राजा कृष्णदेव राय के दरबार में, देखिए नवरत्न आएगा, नवप्रांत आएगा, तो दूसरा है नवप्रांत। ये नवरत्न किसके दरबार में रहते थे? तो अकबर के दरबार में, जिसमें बीरबल था, बीरबल, मानसिंह, टोडरमल, ये बतलाए हुए। ये अष्टदिग्गज जो है किसके दरबार में रहते थे? अष्टदिग्गज राजा कृष्णदेव राय के दरबार में। 8 के 8 नहीं इंपॉर्टेंट है तो नहीं पढ़ना है, एक आप जान लीजिए। अष्टदिग्गज में कौन थे? तो अष्टदिग्गज में थे अलसी पेडन्ना। अष्टदिग्गज में अलसी पेडन्ना सबसे प्रमुख थे, अलसी पेडन्ना। ठीक है, अलसी पेडन्ना किसके दरबार में रहते थे? तो ये अलसी पेडन्ना राजा कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज में शामिल थे, यानी कि 8 भाषाओं के महान, 8 एरिया के धुरंधर थे ये अष्टदिग्गज।
अलसी पेडन्ना थे। और अलसी पेडन्ना को ही तेलुगु भाषा का पितामह कहा जाता है। तेलुगु भाषा का पितामह किसे कहा जाता है? तो तेलुगु भाषा के पितामह इसे कहा जाता है, अलसी पेडन्ना को तेलुगु भाषा का पिता। इन्हें क्या कहा जाता है? पिता कहा जाता है तेलुगु भाषा की। नोट कर लीजिए आप, तेलुगु भाषा के पिता। उसके बाद आते हैं तेनालीराम। तेनालीराम, ठीक है। क्वेश्चन आया, तेनालीराम किस राजा के दरबार में रहते थे? तो तेनालीराम राजा कृष्णदेव राय के दरबार में तेनालीराम रहते थे। पूरे विजयनगर साम्राज्य में आपको एक बात गौर करने को मिला होगा, सबके नाम में राय ही रहा होगा। उस समय राय का उपाधि प्रचलित था, सब राय की उपाधि ले लेता था। तो हम मतलब अष्टदिग्गज राजा कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज रहते थे। अष्टदिग्गज में सबसे प्रमुख था अलसी पेडन्ना और तेनालीराम। अलसी पेडन्ना को ही तेलुगु भाषा का पितामह कहा जाता है। तेलुगु भाषा के पिता किसे कहा जाता था? अलसी पेडन्ना को। और तेलुगु भाषा मतलब है, विजयनगर साम्राज्य जब था तो विजयनगर साम्राज्य में ये राजा कृष्णदेव राय के समय तेलुगु भाषा अपने चरम सीमा पर था, ठीक है। इसके बाद ये राजा कृष्णदेव राय के बाद अच्युत देव राय, इसके समय विदेशी यात्री पुर्तगाली यात्री नूनी जाते हैं। उसके बाद सबसे अंतिम शासक बनते हैं सदाशिव राय। सदाशिव राय के सेनापति रहता है राम राय, जो कि तालिकोटा का युद्ध करता है। और इसमें बहमनी साम्राज्य के सब राज्य भाग लेता है, लेकिन बरार भाग नहीं लेता है। बतला क्वेश्चन आएगा, बार बार ये आता है क्वेश्चन। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, क्वेश्चन जरूर आएगा। जब बहमनी साम्राज्य विजयनगर साम्राज्य में जब युद्ध हुआ था तालिकोटा के युद्ध, तालिकोटा के युद्ध में बहमनी साम्राज्य के कौन से राज्य भाग नहीं लिया था? बरार। और कौन से राज्य भाग लिया था? तो सब, इनमें से सभी आएगा। बीजापुर, बीदर, गोलकुंडा और अहमदनगर। बरार क्यों नहीं भाग लिया था? तो बरार इसलिए भाग नहीं लेता, बरार को गोलकुंडा से झगड़ा था, तो बरार बोला ये भाग लेगा तो हम भाग न लेंगे। लेकिन हकीकत में बरार से बहुत ज़्यादा मजबूत राज था गोलकुंडा, तो गोलकुंडा इसे ही तीनों छोड़ देता। गोलकुंडा बाद में बरार को हड़प लिया था। तो बतलाएंगे ये बहमनी साम्राज्य में। पहले आप जान लीजिए, तुलु वंश के सबसे अंतिम शासक सदाशिव राय, इसका सेनापति राम राय ने तालिकोटा का युद्ध करवा दिया 1565 में। और उसके बाद राम राय जब मर गया तालिकोटा के युद्ध में, तो इसके भाई तिरुमल यहाँ का शासक बन गया। और तिरुमल जब शासक बना तो ये शासक बोले सेनापति बना और मार दिया अपने राजा को, सदाशिव राय को। और ये नया वंश स्थापित कर लिया, जो अंतिम में बच गया था आपको अरविडू वंश। कौन सा वंश? अरविडू वंश। थोड़ा जान लीजिए अरविडू वंश के बारे में। अरविडू वंश, अरविडू वंश देखिए, ये बदला है तुलु वंश कब से कब तक था? तो ये तुलु वंश था 1505 से 1570। अब आएगा अरविडू वंश, ये आएगा 1570 से लेकर के 1650। अब बताए ना, ये विजयनगर साम्राज्य 1336 से चालू होता है 1650 तक। तो 1336 में चालू करता है ये विजयनगर साम्राज्य के पहला वंश, संगम वंश। अंतिम वंश होता है 1650 में, ये मराठा में मिल जाता है अरविडू वंश। अरविडू वंश की बात किया जाए तो अरविडू वंश के प्रथम शासक बनता है, ये मार देता है सदाशिव राय को। और प्रथम शासक तिरुमल। अरविडू वंश के संस्थापक या प्रथम शासक? संस्थापक कौन है? तो अरविडू वंश के संस्थापक है तिरुमल। और इस वंश के अंतिम शासक आ जाते हैं, अरविडू वंश के अंतिम शासक रंगा तृतीय है अंतिम शासक, ठीक है। ये अरविडू वंश के प्रथम शासक या संस्थापक कब से कब तक रहता है? और ये रंगा तृतीय अंतिम शासक है। किस वंश के? ये रंगा तृतीय अंतिम शासक है अरविडू वंश के। आपके यह विजयनगर साम्राज्य के चारों वंश के बारे में हम आपको बतला दिए। पहला वंश संगम वंश के सब बात बतला दिए। और उसके बाद आता है सलूब वंश में ज़्यादा पढ़ने को नहीं मिलता है, तो थोड़ा बतला दिए उसको और छोड़ दिए। तो उसमें सबसे ज़्यादा पढ़ने को मिलता है तो ये तुलु वंश के सबसे प्रतापी शासक राजा कृष्णदेव राय के बारे में। और इसका अंतिम शासक आते हैं सदाशिव राय, ये इनको खत्म करके अरविडू वंश बनाया जाता है। अरविडू वंश के अंतिम शासक रंगा तृतीय, इन सबको मार करके और ये साम्राज्य को मिला लिया जाता है। आधा से ज़्यादा साम्राज्य को ये मराठा मिला लेता है और बच जाता है उस एरिया को मिला लेता है ये बहमनी साम्राज्य। तो इसके बारे में हम बतलाएंगे। पहले आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो बच गया होगा बतलाते हैं।
तो स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। इसमें एक बात आप नोट कर लीजिए, जो बस याद रख लीजिए, विजयनगर साम्राज्य में जब संगम वंश का शासन चलता है तो संगम वंश, उसे संगम वंश चलता है, तो संगम वंश के राजा जब देवराय प्रथम रहते हैं तो देवराय प्रथम अपने दरबार में हिंदू के साथ साथ मुस्लिम को भी रखते हैं, और अब जब शासन करते हैं तो अपने राजगद्दी पे कुरान को भी रखते हैं। ठीक है, कुरान को कौन हिंदू शासक रखता था? तो देवराय प्रथम, और अपने दरबार में कुछ मुसलमानों को भी रखे थे। ठीक है, उसके बाद इसमें जो मतलब है विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो हम्पी। अच्छा, ये नहीं बतलाया है विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? राजधानी, इसकी राजधानी हम्पी थी, बतलाया है, आपको इरेज कर देते उस समय बतलाया है। विजयनगर साम्राज्य किस नदी पर था? तुलुकभाद्रा नदी पर। कब से कब तक था विजयनगर साम्राज्य? 1336 से 1650 तक था। और हमको उम्मीद है कि हम आपको सब बात बतला दी हैं। इससे आगे एक भी क्वेश्चन कोई भी एग्जाम में नहीं पूछने वाला है। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।